लागत लेखांकन के सामग्री नियंत्रण अध्याय के इस लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सामग्री नियंत्रण से आशय सामग्री क्रय, भंडारण तथा उपभोग पर व्यवस्थित नियंत्रण से है, ताकि कि सामग्री की नियमित तथा समय पर आपूर्ति बनाई जा रख सके और अति भंडारण व अल्प भंडारण को टालकर संभावित लागत को न्यूनतम रखा जा सके। यानी कि सामग्री नियंत्रण क्रय के समय, सामग्री नियंत्रण भंडारण के समय, सामग्री का विभिन्न उपकार्यों और उत्पादन केंद्रों को निर्गमन, इस समय हम नियंत्रण की बात कर रहे हैं। इस प्रकार अगर नियंत्रण रखा जाए तो सामग्री नियंत्रण से उत्पादन लागत में कमी लाई जा सकती है। सामग्री क्रय में विनियोग को न्यूनतम कर संस्था को लाभदायकता में वृद्धि की जा सकती है। इस क्रम में सामग्री नियंत्रण की एक तकनीक मितव्ययी आदेश मात्रा EOQ को हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में मटेरियल लेवल्स, ABC एनालिसिस और मेटल टर्नओवर रेशियो, मेनली सामग्री के विभिन्न स्तरों की चर्चा इस व्याख्यान में हम करेंगे। इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं सामग्री के चक्र को। एक व्यवसाय में क्रय विभाग पूर्तिकर्ताओं या सप्लायर्स से जो बहुत सारे उपलब्ध होते हैं, उनमें से जिनको भी कम लागत पर अच्छे समय पर अच्छी सामग्री को सप्लाई करने को तैयार है, उस पूर्तिकर्ता से क्रय विभाग माल का क्रय करता है। ये कच्ची सामग्री होगी। इस कच्ची सामग्री का निर्गमन क्रय विभाग के द्वारा उत्पादन विभाग को किया जाता है। जो भी सामग्री अलग अलग समय पर उपलब्ध हुई है, अलग अलग दरों पर उपलब्ध हुई है क्रय विभाग को, उनको निर्धारित तकनीक से निर्गमन का मूल्यांकन करते हुए उत्पादन विभाग को क्रय विभाग सामग्री जारी करता है। उत्पादन विभाग की मांग पर जितनी उसको आवश्यकता है उत्पादन करने के लिए, उत्पादन विभाग उस कच्ची सामग्री का उपयोग करके तैयार सामग्री फिनिश गुड्स बनाता है और स्टोर्स डिपार्टमेंट को दे देता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट इसको बाजार में ग्राहकों को, विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को बेचने का प्रयास करता है और बेचता है। जो सामग्री बिकती नहीं या स्टॉक रह जाती है, क्लोजिंग स्टॉक, वो भंडार में ही रह जाती है। पिछले वीडियो में सामग्री नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण तकनीक आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का अध्ययन हमने किया। आज हम सामग्री के विभिन्न स्तरों का कैसे परिकलन किया जाता है, कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मटेरियल्स कैलकुलेट करते हैं, इस बात पर ध्यान रखेंगे। बहुत प्रकार के स्तर में से कुछ स्तर पुनरादेश स्तर, अधिकतम स्टॉक स्तर, न्यूनतम स्टॉक स्तर, औसत स्टॉक स्तर, संकट स्टॉक स्तर आदि स्तर हैं, लेवल्स हैं स्टॉक्स के और मटेरियल्स के, जिनकी गणना हमें करनी होती है, एक व्यवसाय को करनी होती है, ताकि कि वो सामग्री के नियंत्रण रख सके। इसी क्रम में पहला पुनरादेश स्तर या रीऑर्डर लेवल सामग्री का ऐसा स्तर है जिस पर पहुंचने के बाद आदेश मात्रा प्राय EOQ, जो एक बार में कितनी क्वांटिटी आदेश दिया जाए, वो EOQ होती है। इसी को हम रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर्ड क्वांटिटी बोल देते हैं। तो इस EOQ आदेशित कर दी जाती है, उसे पुनरादेश स्तर कहते हैं। जिस लेवल पे स्टॉक भंडारण में स्टॉक पड़ा हुआ है और स्टॉक की मात्रा निरंतर सप्लाई हम जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को करते हैं तो वो कम होती चली जाती है, और एक ऐसा स्तर आता है जहां पर पहुंचने के बाद हम EOQ का आदेश देते हैं। उस स्तर को पुनरादेश स्तर कहते हैं। यह अधिकतम और न्यूनतम स्टॉक के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। इस स्तर का निर्धारण न्यूनतम स्टॉक से ऊपर इसलिए किया जाता है
ताकि उत्पादन के असामान्य उपयोग या नई आपूर्ति प्राप्त करने में अप्रत्याशित देरी के कारण उत्पादित बाधित न हो। इसको कैलकुलेट करने के लिए विभिन्न सूत्र आप सामने देख पा रहे हैं। इसमें से पहला सूत्र अधिकतर प्रयोग में लिया जाता है, रीऑर्डर लेवल होगा किसके बराबर, मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैं दोहरा दूं, यहां पर अधिकतम उपभोग और अधिकतम पुनर्आदेश समय दोनों के गुणनफल के बराबर होगा रीऑर्डर लेवल। यहां पर यूसेज की जगह हम कंजम्पशन शब्द काम में ले सकते हैं और रीऑर्डर पीरियड की जगह पर हम लीड टाइम भी काम में ले सकते हैं, डिलीवरी पीरियड भी। ये सप्लायर हमें कितने समय में माल की पूर्ति करेगा वो समय अवधि रीऑर्डर पीरियड कहलाती है। और यूसेज का मतलब कंजम्पशन है कि फैक्ट्री किस दर से किस उस पर्टिकुलर समय अवधि में कंजम्पशन कर रहा है, कैसे वो कच्ची सामग्री को तैयार सामग्री में तब्दील कर रहा है। रीऑर्डर लेवल अगर सेफ्टी स्टॉक प्रश्न में दिया हुआ है तो उपरोक्त जो कैलकुलेशन आई है उसी में हम सेफ्टी स्टॉक को जोड़ देंगे तो ये रीऑर्डर लेवल कहला जाएगा। रीऑर्डर लेवल इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि मिनिमम लेवल है उसमें हम जोड़ दें गुणनफल एवरेज यूसेज और एवरेज रीऑर्डर पीरियड का, या फिर रीऑर्डर लेवल हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेफ्टी स्टॉक में लीड टाइम यूसेज को जोड़ दें। तो इस प्रकार से पुनर्आदेश स्तर कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अगर प्रश्न में सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो प्रायः हम पहले सूत्र का प्रयोग करके पुनर्आदेश स्तर या रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। अधिकतम स्टॉक स्तर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अधिकतम स्टॉक स्तर ऐसी ऊपरी सीमा को बताता है जिसके बाद सामान्यतः स्टॉक में वृद्धि की अनुमति नहीं होती, जिससे कि अनावश्यक रूप से कार्यशील पूंजी का उपयोग न हो, क्योंकि जब भी हम स्टॉक खरीदेंगे या सामग्री खरीदेंगे तो उसमें कार्यशील पूंजी का उपयोग होगा ही होगा। तो ये एक ऐसा स्तर तय कर लिया जाता है कि इससे ज्यादा सामग्री व्यवसाय में न रखी जाए और कार्यशील पूंजी में अनावश्यक पैसा उपयोग में न लिया जाए। अधिकतम स्टॉक स्तर एक निश्चित मात्रा है जो सुरक्षा स्तर तथा आर्थिक आदेश मात्रा का योग होती है। अधिकतम स्टॉक स्तर का निर्धारण करते समय कोषों की उपलब्धता, फंड्स कितने अवेलेबल है, संग्रहण क्षमता कितनी कैपेसिटी हमारी संग्रहण करने की, भंडारण करने की है, सामग्री की प्रकृति किस प्रकार की है, आदि अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। रीऑर्डर लेवल जो हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो रीऑर्डर लेवल, उसमें हम रीऑर्डर क्वांटिटी की एक बार में कितनी आदेशित मात्रा है ये ईओक्यू हो सकता है या रीऑर्डर क्वांटिटी प्रश्नानुसार हो सकती है। इसमें से इन दोनों के योग में से हम घटाएंगे मिनिमम यूसेज और मिनिमम लीड टाइम दोनों के गुणनफल को। तो मिनिमम यूसेज या मिनिमम कंजम्पशन बोल सकते हैं इसको, या मिनिमम लीड टाइम को यहाँ पर हम मिनिमम रीऑर्डर पीरियड भी बोल सकते हैं। मेनली इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए। फिर भी एक सूत्र और है, सेफ्टी स्टॉक प्लस ईओक्यू। सेफ्टी स्टॉक में सुरक्षित स्कंद या स्टॉक में अगर हम आर्थिक आदेश मात्रा को जोड़ दें तो ये अधिकतम स्टॉक स्तर हो जाएगा। तीसरा स्तर है न्यूनतम स्टॉक स्तर, मिनिमम स्टॉक लेवल। न्यूनतम स्टॉक स्तर वो मात्रा है जिसके नीचे स्टॉक स्तर को गिरने नहीं दिया जाता। यदि स्टॉक की मात्रा न्यूनतम स्टॉक स्तर से कम हो जाती है तो उत्पादन विभाग को आपूर्ति कम होने के कारण उत्पादन रुक जाने का खतरा रहता है। न्यूनतम स्टॉक स्तर निर्धारित करते समय बाजार से पूर्ति अथवा सुपुर्दगी की अवधि तथा उत्पादन की उपभोग दर का ज्ञान होना अनिवार्य है। इस मात्रा से कम अगर स्टॉक हो जाएगा तो उस समयावधि में जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल सप्लाई कर रहे हैं उसके बाद में जब उत्पादन विभाग को सामग्री चाहिएगी तो वो हमारे पास में उपलब्ध नहीं होगी और स्टॉक आउट की पोजीशन बन जाएगी जो नुकसानदेह है। अतः न्यूनतम स्टॉक स्तर को मेंटेन किया जाता है। इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं रीऑर्डर लेवल जो हमने पहले लेवल पे देखा था, पुनरादेश स्तर, उसमें से हम घटा दें एवरेज यूजेज और एवरेज लीड टाइम के गुणनफल को, तो ये मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। इसी प्रकार औसत स्टॉक स्तर, एवरेज स्टॉक लेवल की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह अधिकतम स्टॉक
स्तर और न्यूनतम स्टॉक स्तर का औसत है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इन दोनों के योग में भागते हैं 2 का, तो ये हो जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। इसी को कैलकुलेट करने का एक सूत्र और है कि मिनिमम स्टॉक लेवल में हाफ ऑफ द ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी, जो कि EOQ भी हो सकती है, अगर उसको जोड़ दें तो औसत स्टॉक स्तर की कैलकुलेशन हो पाएगी। संकट स्तर या संकट स्टॉक स्तर, डेंजर स्टॉक लेवल। संकट स्तर न्यूनतम स्टॉक से कम होता है। यह स्टॉक इस स्तर पे पहुंच जाता है तो स्टॉक की प्राप्ति के लिए तुरंत बाजार में आदेश दिया जाना आवश्यक हो जाता है। अगर हम तुरंत बाजार में आदेश नहीं देंगे तो उत्पादन के लिए सामग्री की पूर्ति कर पाना संभव नहीं हो पाएगा और उत्पादन ठप हो जाएगा, जिससे भारी नुकसान होने की संभावना व्यवसाय को होती है। अतः संकट स्तर पर आते ही पुनः तुरंत बाजार से सामग्री को क्रय करके मंगा लिया जाता है। ऐसी स्थिति में सामान्य क्रय प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती और तुरंत ही सामग्री को खरीद लिया जाता है। डेंजर स्टॉक लेवल की कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये सूत्र है एवरेज यूसेज या एवरेज कंजम्पशन और अर्जेंट सप्लाई टाइम दोनों का गुणनफल है, तो वो डेंजर स्टॉक लेवल कहला जाएगा। यहाँ पे जब हम एवरेज यूसेज की बात कर रहे हैं तो न्यूनतम जो उपभोग है और अधिकतम उपभोग है, दोनों के जोड़ में हम 2 का भाग दे दें तो औसत उपभोग की गणना हो जाएगी। स्टॉक लेवल्स को समझाने के लिए आपके सामने एक चार्ट है। इसमें सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 4 को देखिए, जिसके सामने लिखा हुआ मिनिमम स्टॉक लेवल। ये जो मिनिमम स्टॉक लेवल है, इससे कम सामग्री के स्तर को नहीं आने दिया जाता। इसके नीचे का जो स्टॉक है, जिसको पॉइंट नंबर 5 से एरो से बता रखा है, ये है सेफ्टी स्टॉक। इतना स्टॉक हमारे पास में सेफ्टी में हमेशा पड़ा रहता है। और उसके नीचे पॉइंट नंबर 6 जब आप देख रहे हैं स्टॉक आउट, यानी कि सेफ्टी स्टॉक से भी कम अगर सामग्री हो जाएगी तो उस समय में उत्पादन प्रक्रिया को सामग्री सप्लाई कर पाना संभव नहीं होगा स्टोर्स के लिए और स्टॉक आउट की पोजीशन ये कहलाएगी। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जब हम EOQ एक आदेश की मात्रा का ऑर्डर देते हैं और सामग्री हमारे पास में आती है तो वो 4 से 1 तक ये स्टॉक हमारे पास में ROQ या Q या EOQ की मात्रा के बराबर हो जाता है और इस समय में मैक्सिमम स्टॉक व्यवसाय के पास में होता है। ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल आप पॉइंट नंबर 1 में देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 मैक्सिमम स्टॉक लेवल और पॉइंट नंबर 4 मिनिमम स्टॉक लेवल, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दें तो आप पॉइंट नंबर 2 पे देख रहे हैं एवरेज लेवल। और रीऑर्डर लेवल इसके प्राय इसके नीचे होता है कि इस समय में अगर हम आदेश देंगे तो उपभोग की दर जो है, उत्पादन चक्र में उपभोग की दर और लीड टाइम जो सप्लायर अपने पूर्ति कर रहा है, उस हिसाब से नीचे आप देख रहे हैं लीड टाइम डिमांड कि रीऑर्डर लेवल पर जब हम ऑर्डर कर देंगे तो उसके बाद के समयावधि में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम माल को सप्लाई करते रहेंगे। तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं नीचे आता चला जा रहा है। इस दौरान ये सामग्री कम होती चली जा रही है और जैसे ये सामग्री न्यूनतम स्टॉक लेवल पे पहुंचती है और तुरंत जो हमने सप्लाई दिया हुआ है, सप्लाई का ऑर्डर दिया हुआ है, वो सामग्री हमें वापस प्राप्त होती है और वापस हमारा स्टॉक मैक्सिमम स्टॉक लेवल पे पहुंच जाता है। और इसी प्रकार से फिर हम धीरे धीरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामग्री फिर जारी करते रहते हैं। एक लेवल पर आकर हम रीऑर्डर करते हैं क्वांटिटी को। उसके बाद में रीऑर्डर करने के बाद में उत्पादन प्रक्रिया को हम सामग्री की सप्लाई करते रहते हैं तो सामग्री की मात्रा फिर मिनिमम स्टॉक लेवल तक पहुंचती है और तब हमारे पास में जो आदेश दिया हुआ है वो सामग्री प्राप्त होने पर वापस हम अधिकतम स्टॉक स्तर पे पहुंचते हैं और ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। जब भी मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे अगर सामग्री आती है और पॉइंट नंबर 5 इसमें से कंजम्पशन चालू होता है तो ऐसे समय में व्यवसाय को तुरंत बाजार से सामग्री को क्रय करना जरूरी हो जाता है ताकि स्टॉक आउट की पोजीशन ना हो पाए। तक हमने सामग्री नियंत्रण के लिए विभिन्न स्तरों की गणना करने को सीखा। इसी क्रम में एक तकनीक और है जिससे सामग्री नियंत्रण किया जाता है, वो है
अबस विश्लेषण ABC एनालिसिस, ABC, A stands for always, B stands for better and C stands for control, always better control। अबस विश्लेषण मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि मूल्य जिसका ज्यादा है उस सामग्री पर सर्वाधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मूल्य के अनुसार सामग्री नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए सामग्री को उनके मूल्य और मात्राओं के अनुसार समूहित ग्रुप्ड कर लिया जाता है। समूह ए में ऐसी मदें होंगी जो मदों की संख्या के लिहाज से या भार के लिहाज से बहुत कम होगी, लेकिन मूल्य के लिहाज से वो बहुत ही अधिक होगी। कुल जो सामग्री का मूल्य है, टोटल स्टोर का जो वैल्यू है, उसमें से ज्यादातर भाग ए प्रकार की सामग्री का मूल्य होगा, जबकि भार या क्वांटिटी के लिहाज से वो बहुत कम मदें होंगी। इसी प्रकार से ब ऐसी मदें हैं जो कुल मदों का मध्यम प्रतिशत होती हैं और मूल्य में भी वो मध्यम मूल्य की ही होती हैं। स समूह इस प्रकार की मदों का है जो कुल उपलब्ध सामग्री है उसकी तुलना में काफी अधिक प्रतिशत उसका स प्रकार की सामग्री का होता है, परंतु जो कुल मूल्य की सामग्री हमारे पास में है उसका मूल्य वाइज वो बहुत ही कम मूल्य की होती हैं। अगर मैं छोटी छोटी बात करूं तो सामान्यतः ए को हम सोने गोल्ड की तरह सोचा जा सकता है, जो भार में बहुत कम लेकिन मूल्य में बहुत ज्यादा है। स समूह को हम रुई की तरह ले सकते हैं, जिसका कि मूल्य बहुत कम होता है लेकिन भार या वजन या स्थान बहुत ज्यादा वो रखते हैं। अन्य प्रकार की सामग्री को हम बी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अधिक मूल्य जिसकी की क्वांटिटी कम है उस पर सबसे ज्यादा नियंत्रण की आवश्यकता है। इसी क्रम में ब और स के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यही एबीसी विश्लेषण के मार्फत नियंत्रण रखा जा सकता है। इस प्रकार से सामग्री नियंत्रण के लिए सामग्री आवर्त अनुपात या मेटेरियल टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट किया जाता है। ये अनुपात इस तथ्य को बताता है कि अवधि विशेष में कितनी बार औसत धारित सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह अनुपात सामग्री के निष्पादन परफॉर्मेंस को मापने में सहायक होता है। ये कैलकुलेशन ऐसे की जा सकती है कि मेटेरियल टर्नओवर रेशियो बराबर है किसके, वैल्यू ऑफ मेटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। और इसी को अगर हम डेज में समयावधि में कैलकुलेट करना चाहें तो मेटेरियल टर्नओवर रेशियो डेज ड्यूरिंग द पीरियड, अगर हम डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 365, अगर सप्ताह में कर रहे हैं तो 52 और अगर महीनों में कर रहे हैं तो 12 लिखा जा सकता है। नॉर्मली ये डेज में कैलकुलेट करते हैं तो डेज 365 डिवाइडेड बाय मेटेरियल टर्नओवर रेशियो जो उपरोक्त सूत्र से ज्ञात किया है वो इसमें भागित कर दें तो मेटेरियल टर्नओवर रेशियो ये डेज में कैलकुलेट हो जाता है। इससे हमें ये पता चल सकता है कि कौन सी फास्ट मूविंग सामग्री है, कौन सी स्लो मूविंग सामग्री है। जो फास्ट मूविंग है उस पर अधिक नियंत्रण की जरूरत है, उस पर ध्यान रखने की जरूरत होती है, और जो स्लो मूविंग सामग्री है उस पर कंपैरेटिवली कम नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम सामग्री नियंत्रण की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके एक व्यवसाय में सामग्री को, कॉस्ट को और सामग्री के उपयोग को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।